हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज अभी हम लेटेस्ट एएफएम जैन 26 का पेपर सॉल्व करेंगे। क्या ही पेपर आया वैसे तो। इसमें आपका सब कुछ टेस्ट हुआ है, एनालिटिकल स्किल्स, सिलेबस की कवरेज और स्पीड कैलकुलेटर चलाने की। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मनी मार्केट का है। शॉर्ट बैंक है, उसको पैसे चाहिए 7 डेज के लिए। उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स बेचे हैं 8% इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का है, उसने बेचे हैं 6% पे। फेस वैल्यू दी हुई है हमें 5 करोड़। इनिशियल मार्जिन रखेगा 2%। बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1 लाख। मैच्योरिटी होगी 31 दिसंबर को, इशू हुए थे 1 जनवरी को। इंटरेस्ट एनुअली पेमेंट है, क्लीन प्राइस दी हुई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंजमेंट एंटर्ड बाय लॉन्ग बैंक एंड बाय शॉर्ट बैंक। देखिए जो शॉर्ट बैंक है उसने सिक्योरिटीज बेची हैं, फंड्स एक्वायर किए हैं, उसके लिए रेपो होएगा, लॉन्ग के लिए रिवर्स रेपो होएगा। तो आपका ये हो जाएगा, लॉन्ग के लिए रिवर्स रेपो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्रूड इंटरेस्ट और डर्टी प्राइस निकालना है। एक्रूड इंटरेस्ट और डर्टी प्राइस का देखो ये सिस्टम है, जो क्लीन प्राइस है ना वो है बिना इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट जो पेबल है वो है एनुअली। मतलब 1 जनवरी को इशू हुए थे, तो अभी तक जो 20 सितंबर को जो ट्रांसफर हुए हैं तब तक इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है पर पे नहीं हुआ। तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट आ चुका है। तो जो क्लीन प्राइस है वो बिना इंटरेस्ट के होता है, उसके ऊपर जब इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है तो डर्टी पिक्चर बनती है, डर्टी प्राइस। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लीन प्राइस हो गया 99,420 इंटू, यहाँ पे देखना हमें 8% लेना है जो कि सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट है। 6% जो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक दूसरे को इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो वाला नहीं लेना है। इंटू 8% इंटू नंबर ऑफ डेज 1 जनवरी से लेके 20 सितंबर तक। 262 डिवाइडेड बाई 360 है कि 65 है, 360 है। ये हमारा आ जाएगा 5822। तो आपका ए हो गया आंसर। इसको 99 में 420 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 105। थर्ड क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं निकालनी है और सेकंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेग का ट्रांजैक्शन कि जब हमने पैसा दिया है तो एक्चुअल में कितना पैसा उधार दिया है, और सेकंड लेग जो वापस आया हुआ उधारी से वो कितना पैसा वापस आया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेग का 5 करोड़ उसकी फेस वैल्यू है, पर वही जैसे हमने कहा ना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है तो वो उसकी रियल वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं उसकी रियल वैल्यू है। इसकी भी हम एक तरह से डर्टी प्राइस निकालेंगे सारी की। 105,242 टू 1 लाख। एक तरह से ये जो अमाउंट आएगा ना ये हमने उसको लैंड किया है। इनिशियल मार्जिन है 2% का, मतलब उसने मार्जिन रखा है, पूरा उसको उधार नहीं दिया है। इसको करेंगे, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 515,68580। सेकेंड लेग में कुछ भी नहीं है, बस इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 7 दिन का वो ऐड कर देंगे जो उसने वापस किया है उधार लेने के बाद। ये आ जाएगा हमारा 60233। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा सेकेंड लेग का ट्रांजेक्शन, विच इज 516,28743। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट इसका आंसर। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस फॉरेक्स का है, अर्ली डिलीवरी का केस है। देखिए सबसे पहले उसने 1 मई को उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था बैंक के साथ, एक्सपोर्टर है कि मैं अपना US डॉलर बेचूंगा 31 जुलाई को, लेकिन उसको अर्ली डिलीवरी आ गई तो वो 28 जून को ही आ गया। क्वेश्चन में क्या है, स्वैप लॉस निकालना है और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। ये देखिए बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कस्टमर इंटरबैंक, कस्टमर से वो परचेज करेगा और इंटरबैंक में सेल करेगा। कितने पे हुआ, 86.8 पे। अब 28 जून को अर्ली डिलीवरी चाहिए,
तो वो क्या करेगा, स्पॉट मार्केट में सेल कर देगा। स्पॉट मार्केट का क्या रेट है, ये। जब वो सेल करने जाएगा तो उसे कम वाला रेट मिलेगा, दैट इज 86.5। और ये जो ऊपर वाला फॉरवर्ड है, इसको कैंसिल करने के लिए वो 1 मंथ फॉरवर्ड परचेज करेगा। परचेज करने पे उसे बड़ा वाला रेट मिलेगा, दैट इज 86.55 प्लस प्रीमियम। ये 86.63, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्वैप लॉस हो जाएगा। 86.63 माइनस 86.5 इज इक्वल टू 0.13 इंटू कर देंगे 2,50,000, तो आपका टोटल आ जाएगा 32,500। इसका ये हो गया आंसर। इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट में देखो, ये देखना है कि बैंक का पैसा कितना ब्लॉक हुआ है। उसने स्पॉट मार्केट में सेल किया है 86.5 पे और कस्टमर को दे रहा है 86.8 पे। तो 86.8 माइनस 86.5 इक्वल टू 0.30 इंटू 2,50,000 इंटू 15% इंटू 31 डेज जुलाई के, टोटल कितने हैं 365। तो ये आ जाएगा 950। ये कस्टमर बैंक को पे करेगा। ये हो गया नेट कन्वर्जन रेट। ये भी सिंपल है। देखिए वो 86.8 पे वो डिलीवरी ले रहा है, साथ में उसे 32,500 का स्वैप लॉस पे करना पड़ता है और 955 का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इन दोनों को पर डॉलर टर्म्स में निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2,50,000 0.13382 86.80 माइनस 0.13382, ये आ जाएगा 86.618 86.666, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। 4 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है, उनका डिविडेंड इंटरेस्ट मार्केट प्राइस और बीटा दिया हुआ है, एवरेज रिटर्न दिया हुआ है और हमें निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है कि क्या उम्मीद थी, क्या आना चाहिए। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है, एक्चुअल रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के सोल्व किया हुआ है। तो हम भी वैसे ही करेंगे। एक्चुअल रिटर्न मान लेते हैं। ए का हो गया 4,000 इंटरेस्ट प्लस 1,000 कैपिटल एप्रिसिएशन 5,000। बी का 5,000 डिविडेंड इंटरेस्ट प्लस 2,500 कैपिटल एप्रिसिएशन 7,500। सी का 3,000 का डिविडेंड इंटरेस्ट प्लस 30,000 का कैपिटल एप्रिसिएशन 33,000। डी का 17,000 का कैपिटल एप्रिसिएशन है और 8,500 का 17,000 का डिविडेंड इंटरेस्ट है और 8,500 का कैपिटल लॉस है। नेट हो गया 8,500 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट फंड्स इन्वेस्टेड 3,40,000। ये हमारा आ जाता है 15.88%। सेकंड में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एज पर सिंपल एवरेज। देखिए सपोज हमारे पास एक पोर्टफोलियो, उसमें 2 सिक्योरिटीज हैं ए एंड बी। एक में 90% पैसा लगा हुआ है, एक में 10%, और उनका रिटर्न है 15%, 20% रिटर्न। बीटा हो गया, बीटा लगा लो 0.8 एंड 1.2। और जब हमें पोर्टफोलियो का बीटा और रिटर्न निकालना है ना, तो एक तरीका तो ये है कि हम जितना इनका वेट है उसी हिसाब से लगाएंगे, दैट इज 90% इंटू 15, 10% इंटू 20। दूसरा तरीका सिंपल एवरेज लेके, उसमें क्या वेट्स इक्वल मान लेंगे, सिंपल 1+1 नॉर्मल एवरेज करेंगे। यहाँ पे उसने रिस्क फ्री रेट ऑफ सिंपल एवरेज से पूछा है। तो देखो ये पोर्टफोलियो है,
उसका सिंपल एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, तो बीटा भी हम सिंपल एवरेज से निकाल लेंगे। 0.6 प्लस 0.8 प्लस 6, ये हो गया 2.01 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.502, 0.5 ले लेंगे। एक बात यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना, जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक्चुअल में सिंपल एवरेज लेना चाहिए। सिंपल एवरेज का मतलब ये होता है कि जो पोर्टफोलियो के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें इक्वल मान के किया। अगर सिर्फ एवरेज रिटर्न निकाल बोलते हो ना, उसका मतलब तो ये हो जाता है कि पोर्टफोलियो का एवरेज ओवर द पीरियड रिटर्न कितना आ रहा है, ये तो मीन रिटर्न निकल आता है। तो ये बहुत ही गलत है यहाँ पे जो दिया हुआ है। इस हिसाब से निकालते हैं कैपम की इक्वेशन निकाल के। 15.7 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा हमारा हो गया 0.5। इसको डिलीट कर देते हैं, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। और जो एक्चुअल रिटर्न है ना, उसी को यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न माना गया। सही तो नहीं है, पर जैसा क्वेश्चन है वैसे ही है। बस आर एफ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आर एफ आ जाएगा 7.76, आर एफ आ गया आपका 15.52%। तो ये इसका आंसर हो गया बी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सी। अब आपके पास आर एफ है, सी का बीटा दिया ही हुआ है 15.52% प्लस सी का बीटा कितना है 0.60। 8 minus 15.52, जीरो पॉइंट 36 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 15.736%। हो गया आपका 15.74%। केस सिनेरियो 4 देखते हैं। दो बैंक्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, ठीक है। ठीक है, उसका मर्ज कर रहा है, ये यूबीएल एसबीएल को एक्वायर कर रहा है। हमें वेट्स दिए हैं, बुक वैल्यू पर शेयर का 20%, मार्केट प्राइस का 40%, CRAR का 20%, बैलेंस एनपीए का 20%। वो कितना हो गया 20%। आइए देखते हैं, जिसको एक्वायर कर रहे हैं उसकी जो भी रेशोज हैं वो ऊपर रहेंगे ना न्यूमरेटर में। बुक वैल्यू हो गया 25/50 इंटू 0.20, मार्केट प्राइस 50/200 इंटू 0.40, CRAR है -2/12 इंटू 0.20, लास्ट में है एनपीए। एनपीए के केस में अपोजिट होएगा, क्योंकि एनपीए ज़्यादा होना बुरी बात है। ये आ जाएगा 0.10 इज इक्वल टू नेगेटिव 0.03, ये आ जाएगा हमारा 0.20। ये आ गया हमारी स्वैप रेशो। इसका ये हो गया आंसर। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 20,000 उसके पहले वाले शेयर्स हैं, 20,000 इंटू 0.20, 4,000। ये हो गया हमारा। पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालनी है। इसमें करेंगे पहले टोटल ईपीएस निकाल, टोटल अर्निंग्स निकाल लेंगे। आपके पास मार्केट प्राइस दी हुई है 250 और साथ में दी है पी रेशो, वो है 2010। पी रेशो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो एमपीएस को पी से डिवाइड करेंगे तो हमारी ईपीएस आ जाएगी, ये आ जाएगी 10, ये आ जाएगी 5। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 एंड 20,000।
ये आ गई हमारी टोटल अर्निंग्स 5 lakhs एंड 1 lakhs। अब मर्जर हो गया लेकिन अर्निंग तो सेम ही रहेगी ना, विच इज 6 lakhs। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000 से इसके हैं 4,000 अभी हमने देखा, जो इसको इशू करेंगे टोटल आ गया 54,000। ये आ जाएगा 11.1111। ये हो गया हमारा 12th। उसका लास्ट केस सिनेरियो, ये तो बहुत ईजी है, पता नहीं कैसे आ गया। दो प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी, वन कैन बी प्रोडक्ट ए तो शो सेलर है, सर्टन है कि 2 लाख यूनिट्स बिक के जाएंगे। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 5 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बी का कंट्रीब्यूशन है 10 पर यूनिट, पर उसकी अनसर्टेनिटी है। देखो अगर सिर्फ प्रोडक्ट ए सिलेक्ट किया तो फिर 2 लाख यूनिट्स हैं और कंट्रीब्यूशन है 5। 2 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 10 लाख लेस फिक्स कॉस्ट विच इज 6 lakhs। 4 लाख हमारा आ गया इसका आंसर। कंपनी ने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट बी एंड सेल 1,40,000 यूनिट। देखो वैसे तो उस बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पर जब हमें खुद ही दे दिया उन्होंने 1,40,000 दिए तो उसी को लेंगे हम। 1,40,000, इसका कंट्रीब्यूशन है 10, क्या गया 14 lakhs लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आंसर आ गया 8 lakhs। कंपनी सिलेक्ट प्रोडक्ट बी, यहाँ पे हम इसकी लेंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितनी सेल होनी चाहिए। 5,000 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 12,500। ये आ गया 50,000, ये आ गया 37,500। 1 लाख। तो 1 लाख इंटू इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10 इज इक्वल टू 10 lakhs लेस 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 4 लाख का हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। इसके साथ एमसीक्यू खत्म होते हैं। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का है, डिविडेंड बोनस स्कीम से, डिविडेंड बोनस स्कीम है उसकी। बोनस इशू हुआ है 30 सितंबर 2021 को, एक 1:4, उसका 2:5, और मिसेस इन्वेस्टर ने की थी 25 लाख की इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल यील्ड है 16.8%। एनएवी दी हुई है और ओपनिंग एनएवी निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट है 25 lakhs की, एवरेज एनुअल यील्ड है 16.8%। ये जो एवरेज एनुअल यील्ड है ये मतलब 6 सालों की सिंपल एवरेज है, इसको कंपाउंडिंग मत करना। 25 लाख इंटू 16.8% इंटू 6, ये आ जाएगा 25,20,000। मतलब टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 50,20,000। हमें ओपनिंग एनएवी निकालनी है, ओपनिंग यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो लेट यूनिट्स ओपनिंग बी एक्स। ठीक है, उसका 2 बारी बोनस शेयर हुआ है 1:4, तो ये हो गया 5:4। एक और बार हुआ है 2:5, ये हो गया 7:5। ठीक है, हमें क्लोजिंग एनएवी दी हुई है और ये क्लोजिंग यूनिट्स आ गए, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे इंटू 5/4 इंटू 7/5, नेट में जो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1000। इसको सॉल्व करेंगे, आपका एक्स आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स 26078। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है 25 लाख, उसे एनएवी ओपनिंग निकाल लेंगे। 25 लाख डिवाइड बाय 26078, 95.86, ये हमारी ओपनिंग एनएवी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिस्टेड कंपनी है, 84% प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब जो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फ्री फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये हो गया बाकी के 16% शेयर्स, फ्री फ्लोट हो गया ना। ठीक है, प्रोमोटर्स को अपनी होल्डिंग 75% पे लेके आनी है। नॉट टू डिलीज द शेयर, मेशिंग शेयर, बोनस शेयर, ठीक है, उसके लिए उन्हें बोनस शेयर इशू करनी है।
पी रेशो चाहिए, बोनस रेशो चाहिए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू, पोस्ट बोनस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए 84% जो शेयर है वो है 126 लैक्स। करना क्या है, इतने बोनस शेयर इशू करने हैं कि ये जो है ना ये हो जाए 75%। बस क्वेश्चन में यही है। अब देखिए 126 लाख जो है वो 84% है। 100% कितने हो गए, 150 लैक्स। 126 डिवाइडेड बाई 0.84, 24 लैक्स। ये हो गए फ्री फ्लोट वाले और इनका मार्केट कैप है 38.4 करोड़। यहाँ से हमारी एमपीएस निकल आएगी 160। उसके बाद पैट दिया हुआ है 9.60 CR। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है, वहाँ से हम ईपीएस निकाल लेंगे 960 लैक्स डिवाइडेड बाई 150 लैक्स 6.4। अब देखिए एमपीएस आ गया, ईपीएस आ गया, पी रेशो निकल आएगी 116 डिवाइडेड बाई 6.4 इज इक्वल टू 25। उसके बाद बोनस रेशो निकालनी है। देखिए यहाँ से हमने कहा था ना कि 126 को 75 तक लेके आना है। जब 126 75 पे हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 126 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू 168। अभी कितने हैं, हमने कहा था 150 लेस 150, मतलब 18 लैक्स न्यू शेयर्स टू बी इशूड। अब क्या ये प्रमोटर को इशू करेंगे, नहीं, क्योंकि उनकी होल्डिंग तो कम करनी है। माइनॉरिटी शेयर्स कितने हैं, 24 लैक्स। 24 लैक्स को 18 लैक्स नए शेयर इशू करेंगे, 18 लैक्स फॉर 24 लैक्स। आपकी रेशो आ गई 18:24। 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। उसके बाद मार्केट प्राइस पूछी हुई है। देखिए पी रेशो तो उन्होंने बोला सेम रहेगी 25 और टोटल अर्निंग्स भी सेम रहेगी जो थी 960 लैक्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं 168 लैक्स। ये आपकी ईपीएस आ जाएगी 5.714। मार्केट प्राइस आ जाएगी 5.714 इंटू पी रेशो 25 इज इक्वल टू 142.86। पोस्ट बोनस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस है, टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट कितने शेयर हो गए 24 लैक्स प्लस 18 लैक्स हो गए इंटू 42 लैक्स शेयर्स। ये आ जाए 6,000.12 लैक्स। ठीक है, उसके बाद सी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या है, एक कॉल ली है एट 620 रुपीज़, उसके बाद एक पुट ली है 480 रुपीज़। दोनों का प्रीमियम है, मेजॉरिटी दोनों की सेम है। करंट मार्केट प्राइस है 550 की, लॉट 150 शेयर्स। प्रॉफिट लॉस निकालना है इन 3 सिनेरियोस में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक कॉल ली है एट 620, उसके बाद एक पुट ली है एट 480। ये क्या है, ऑप्शन टू परचेज। ये है ऑप्शन टू सेल। देखिए आप 620 पे कब परचेज करोगे, जब मार्केट प्राइस 620 से ज़्यादा होगा ना, तभी ऑप्शन एक्सरसाइज होएगा। और सेम चीज़ पुट किया है, 480 पे कब बेचोगे, जब मार्केट प्राइस उससे कम होगा। ठीक है,
फर्स्ट सिनेरियो है, अनचेंज रहता है 550 पे, तो ना आपकी कॉल एक्सरसाइज होगी ना पुट एक्सरसाइज होगी। कॉल लैप्स, पुट भी लैप्स, दोनों का जो प्रीमियम है 42 एंड 8, ये हो गया हमारा लॉस। 42 प्लस 8 इंटू 150 का लॉट है, आई गेस 150, 7500। सेकंड में क्या है, डिक्लाइन टू 380। देखिए कॉल एप्स हो जाएगी, कॉल तभी होएगी जब वो 620 के ऊपर जाएगा। पुट हम एक्सरसाइज करेंगे जब मार्केट में 380 का प्राइस है और हमारे पास 480 बेचने का ऑप्शन है, तो हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। देखिए 480 में इसमें बेचेंगे, माइनस 380 मार्केट प्राइस है, तो हमारा 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेस कर देंगे प्रीमियम, दोनों का ही प्रॉफिट आ जाएगा 50 रुपीज़ इंटू 150 इज इक्वल टू 7500 का प्रॉफिट। ये लॉस है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अप्रिशिएट टू 680। देखिए पुट लैप्स हो जाएगी, कॉल में हमारा फायदा हो जाएगा, कॉल 620 की है। जब मार्केट में 680 का प्राइस है और हमारे पास 620 में परचेज करने का ऑप्शन है, सस्ती परचेज करने का ऑप्शन है, तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी। इज इक्वल टू 60 वही माइनस 50 की पुट, 10 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, इंटू 150 इज इक्वल टू 1500 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने ब्रेक इवन निकालनी है अपर और लोअर में। यहाँ तो देखिए 620 की कॉल है, उसके ऊपर जाएगा तो ही कॉल एक्सरसाइज होगी, तो ही फायदा है, और पुट में 480 के नीचे आएगा। तो पहले तो ये आ गया 620 और 480, पर हमने प्रीमियम भी पे किया हुआ है 50 रुपीज़, हो गया 670, 430, सॉरी ये लेस होएगा। ये हमारी रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक गुड से इंपोर्ट किए हैं $8 मिलियन के। अब उसके बाद 2-3 ऑप्शन हैं, या तो 1% का डिस्काउंट ले और अभी इमीडिएटली पे कर दे, 60 डेज तक का फ्री क्रेडिट दे रहा है सप्लायर, उसके बाद वो 30 डेज के लिए 8% पर एनम चार्ज करेगा। 25 लाख उसके पास अभी पड़ा हुआ है, उसके पास ऑफर है 90 डेज का, ले सकता है 90% पर एनम पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट है, 60 डेज का, 90 डेज का। हमें बताना है 3 ऑप्शन है, अभी पे करे, या सप्लायर को 60 डेज के बाद पे करे, या फिर सप्लायर को 90 डेज के बाद पे करे। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखो, जो तीनों ऑप्शंस है ना वो 90 डेज से ही कंपेयर हो रहे हैं, कि या तो वो अभी पे करेगा तो बैंक से लोन लेगा 90 डेज के लिए, 60 डेज के बाद पे करेगा तो 30 डेज के लिए लोन लेगा, या फिर सप्लायर को ही 90 डेज के बाद पे करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसके जो अभी पैसे आने हैं ना, खुद के पैसे, वो 90 डेज के बाद आने हैं। वो जब भी पे करेगा उससे पहले तो वो लोन लेगा। लोन कब तक लेगा, 90 डेज के लिए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो अभी अपना उसका 25 लाख पड़ा हुआ है ना, उस पर वो इंटरेस्ट कमाएगा जब तक वो पे नहीं करता, और जब वो पे करेगा तो लोन 25 लाख लेस करके लेगा। ये 2 बातें बस इसमें ध्यान देने वाली हैं। ये सॉल्व करते हैं। इफ पेड इमीडिएटली, $8 मिलियन लेस डिस्काउंट है 1% का, 0.08 हो गया 7.92। स्पॉट रेट आज का 66.98। नेट पेमेंट आ जाएगी उसकी 53.9
0484 इतना पे करना है आज ही, ठीक है। अभी उसके पास पैसे तो है नहीं है, वो लोन लेगा, पर 25 लाख है तो लेस 25 लाख करके लोन लेगा, लेस कैश अवेलेबल 0.25 7982। ये उसने आज लोन लिया है, 90 डेज के बाद उसको पैसे आने हैं, 90 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट एट 9% फॉर 30 डेज। to 9% into 30 upon 360, 1.188। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, पे आफ्टर 60 डेज और 30 डेज का बैंक से लोन लेगा, लोन और बैंक। इसमें सबसे पहले ही आप ये करो, जो अपना 25 लाख लगाओ ना, उस पर 60 डेज का इंटरेस्ट लगा लो, 25 lakhs for 60 days 0.25, इस पे 4% मिल जाए, 60 अपॉन 360, आ गया 0.0017। अब पेमेंट 60 डेज के बाद तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं, इंटू 60 डेज बाद का स्पॉट रेट क्या है, 67.16, ये आ जाएगा 53.728। इतने का वो लोन लेगा 30 डेज के लिए, पर उसके पास कैश पड़ा हुआ है 25 लाख का, और ये इंटरेस्ट कमा लिया है, ये लेस करके वो लोन लेगा, और पोजिशन उसने वो इंटरेस्ट कमा लिया, ये दोनों लेस हो जाएंगे। देखो 60 डेज के बाद पेमेंट कर रहा है, अपने पैसे उसको आने हैं 90 डेज के बाद, तो वो 30 डेज के लिए बैंक से लोन लेगा इस अमाउंट का, 30 डेज का इंटरेस्ट लगा लो, इंटू 9% इंटू 30 अपॉन 360, 0.4011 ऐड करेंगे 53.8774। ये उसने लोन लिया, ये फाइनल पेमेंट वो बैंक को देगा आफ्टर 90 डेज। थर्ड में पे टू सप्लायर आफ्टर 90 डेज, सप्लाई 60 डेज तक का फ्री रेट दे रहा है, 90 डेज दे रहे हैं तो 30 डेज का वो इंटरेस्ट लगाएगा, इंटू 8% इंटू 30/360, ये हो जाएगा 0.0533। ठीक है, और स्पॉट रेट है 68.03, तो 8.0533 इज इक्वल टू 54.7866। ये ध्यान रखना, ये मिलियन है और ये करोड़ में है। अब जो हमारा 90 डेज का पेमेंट करें, तो जो 25 लाख कैश अवेलेबल था, उसमें 90 डेज का इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे, कैश अवेलेबल लेस इंटरेस्ट ऑन दिस कैश 125 इंटू 4% इंटू 90/360,
ये आ जाएगा 0.0025। ठीक है, तो सबसे सस्ता उसको, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ही सबसे चीपेस्ट है। इसमें जो गलती होती है वो 25 लाख को लेके होती है, तो उसी का ध्यान रखना। जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो 25 लाख लेस करके करेंगे, और अगर स्टार्टिंग में नहीं करें, जितनी देर की बात करें, तो 25 लाख पे इंटरेस्ट भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, सेल्स, कॉस्ट, इनकम बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस, नेट इनकम, इक्विटी, डेट है। अच्छा, 40% की सेल्स ग्रोथ होनी है और 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगी। कॉस्ट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद सेल्स। अच्छा, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑपरेटिंग एट 65% कैपेसिटी या 95% कैपेसिटी। 7300 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये आ जाएगा 10,500 एंड 10220 280 लेस कर लेंगे टैक्सेस एट 30%, 84 196, ये आ गया आपका पैट लेस डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 25%। 196 divided by 4 is 49. आ गया 147 रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखेंगे, जब 40% से सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उतने से ही बढ़ेगी। अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं 65% कैपेसिटी पे, तो पहले तो ये देख लेते हैं ना कि जितनी सेल्स बढ़ रही है उसके लिए फिक्स एसेट्स कितने चाहिए, वो भी हैं भी हैं कि नहीं। 4000 इंटू 0.65, इट इज 2600। देखो, अभी जो सेल हो रही है 7500 की, वो हो रही है 2600 के फिक्स एसेट्स पे। अब 10,500 की जो सेल होएगी उसके लिए कितने चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, इंटू 10,500, ये आ जाएगा 3640। और एक्चुअल में हमारा बैलेंस कितना है, 4000, तो इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल में देख लेते हैं, 2000 के करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटी है 1500 की, ये भी इंटू 1.4 करेंगे 2800 एंड 2100, 700 की आ गया हमारा नेट इंक्रीज, जो पहले थी 500। इसको डायरेक्ट भी 500 को भी इंटू 1.4 कर सकते हो। 200 की इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए, रिटेन अर्निंग 147, जो अगले साल हमारी अर्निंग्स होगी। देखिए, 200 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 147 की तो हमारी रिक्वायरमेंट प्रॉफिट से मीट हो जाएगी। 5300 है, ये चाहिए एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट। सेकंड पार्ट देखते हैं, वी आर ऑपरेटिंग है 95% कैपेसिटी। $4,000 इंटू 0.95 इज इक्वल टू 3800। अब अगर 2500 की सेल के लिए 3800 के फिक्स एसेट चाहिए, तो 10,500 की सेल के लिए कितने चाहिए होंगे, ये आ जाएगा 5320। अभी कितनी है, 4000, हमारी कैपेसिटी अभी 4000 की है, तो 1320 की इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स में।
वर्किंग कैपिटल की तो हमने निकाल ही ली थी पहले ही, 200, टोटल आ गया 1520। ठीक है, और 147 की हमारी अर्निंग्स हो जाएंगी 1373। ये है हमारा नेट सोल्यूशन। एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट इफ वी आर ऑपरेटिंग एट 95% कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी में छोड़ दो, आप देख लेना अपने। स्पेकुलेटर परचेजेस फ्यूचर्स परचेज किए हैं एट 7750 और कॉल राइट की है, मतलब कॉल सेल की है। ठीक है, उसका प्रीमियम है 30 रुपीज़, ये मिले हैं सेल करने पे। स्पॉट प्राइस राइज हो गया तो फ्यूचर भी और कॉल प्रीमियम भी राइज हो गया। फ्यूचर प्राइस बढ़ गया 7780, कॉल प्राइस हो गया 36, ब्रोकरेज है 0.02। सिंपल है, चलिए करते हैं। फ्यूचर हमने खरीदा है 7750, ये बढ़ के हो गया 7780, हमारा 30 का फायदा हो गया। सेल की है कॉल एट 30, ये बढ़ के हो गया 36 की, इसमें 6 का नुकसान हुआ। चलिए प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। पहले फ्यूचर पे पूछा हुआ है 7780 इंटू 125। ब्रोकर हम इसमें से डायरेक्ट भी लेस कर सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने ब्रोकरेज अलग से पूछी हुई है तो यहाँ भी अलग से कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखिए, ये हमारी प्राइस है, ये लॉट साइज हो गया, ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, उस पर ब्रोकरेज लग रही है। जो सेल पे है वो ब्रोकरेज लेस होगी क्योंकि उतने पैसे हमें कम मिलेंगे। परचेज पे ब्रोकरेज ऐड होगी क्योंकि परचेज पे ब्रोकरेज और देनी पड़ेगी, उतना हमारा खर्चा बड़ा है। ये आ जाएगा 972500 माइनस इसका 0.02% हो जाएगा 194.5। 750 प्लस इस पे ब्रोकरेज आई है 193.75, दोनों का करेंगे, हमारा नेट आ गया 3361.75। ये आ गया हमारा प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स। सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा है, उतने का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शंस पे देखते हैं। ऑप्शन पे देखो, पहले तो 6 का हमारा लॉस हो रहा है, 30 में बेचा और 6 में खरीद रहे इंटू 125, और साथ में ब्रोकरेज भी है। ब्रोकरेज का क्या है, स्ट्राइक प्राइस पे लेना है नेट ऑफ कॉल प्रीमियम। देखो इसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी है 7790। चीज ये तो हमारा वो हो गया सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज निकालेंगे 7790 माइनस प्रीमियम इंटू लॉट साइज इंटू इसका ब्रोकरेज 0.02%, और परचेज प्राइस है 36 इंटू 125 माइनस प्लस सॉरी ब्रोकरेज 7790 माइनस 36 इंटू 125 इंटू 0.02%। देखो 30 इंटू 125 ये आ गया 3750। ये पहले जब हमने ऑप्शन सेल किया तो हमें इतने मिले, माइनस उस पर ब्रोकरेज कितनी दी है खरीदने के टाइम, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हमने बेची है 194। 36 इंटू 125 ये जब हमने कैंसिल किया परचेज किया 4500 हमें देने पड़े, और इस पे ब्रोकरेज कितनी दी है 193.85। दोनों का टोटल करेंगे -1137.85। ये आ गया हमारा लॉस। इसको ऐसे भी देख सकते हो, 6 का यहाँ पे लॉस हो रहा है इंटू 125, ये आता है 750
माइनस प्लस ये दोनों ब्रोकरेज कर दोगे तो 1137.85 आ जाएगा। और हमने क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। डबल 361 माइनस 1137.85 ये आ जाएगा 223.9। उसके बाद पूछिए ब्रोकरेज, तो 1 2 3 4 इन चारों को ऐड कर देंगे। वन 194.5 193.75 193.85 ये टोटल आ जाएगा 776.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया पहली बार में। ये 6000 9000 क्या दिया हुआ है, ये तो पहले लगा शायद बीडास के उल्टे दे दिए हैं। ये 1.6000 है, और ये 1.6025 है, शायद बीडास के उल्टे दे दिए हैं। पर इसमें तो बिल्कुल ही कुछ सेंस बन ही नहीं रहा। 0.9000 क्या है, 1.9000 है या 0.9000 है, और बीडास में इतना फर्क होता भी नहीं है। तो जो ये मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है ना, वो ये है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये 6000 है और ये 90 है, तो इस क्वेश्चन की कोई सेंस बनती है। एक तो पहली फॉरेस्ट का क्वेश्चन, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, कंगाली मेंढर वेगिला। चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस रेट पूछा हुआ, यूरो पर पाउंड, जो है ना वो है यूरो पर पाउंड। इसका मतलब क्या है, 1 GBP इज इक्वल टू समथिंग समथिंग पाउंड, सॉरी यूरो। देखो ऐसे को इसमें जब भी आपने सॉल्व करना है ना, तो इसको इस तरह से मानो कि हमने 1 GBP बेचना है और हमें कितने यूरो मिलेंगे। पहले जो गिवन रेट्स है वो लिख लेते हैं। वन GBP इज इक्वल टू 1.6025 1.6060 USD। दूसरा है 1 euro is equal to 1.2375 USD। क्रॉस रेट शुरू हमेशा ऐसे करना है, 1 GBP इन टर्म्स ऑफ यूरो निकालना है ना, तो ये सोचो कि हमने GBP बेचना है, कितने यूरो मिलेंगे। आपका एक इसमें हो जाएगा बिट, दूसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा। हमने 1 GBP बेचना है तो हमें मिलेंगे, छोटा वाला रेट 1.6025 USD, ये मिल गए। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि जब हमने USD बेचना है तो कितने यूरो मिलेंगे। इसको इंडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 USD इज इक्वल टू 390.2375। इंडक्ट करेंगे तो वो हो गया, बस कॉट हो जाएंगे ना। जब हम USD बेचेंगे तो भी हमें ये छोटे वाला रेट मिलेगा इंटू 1 पॉइंट, तो 1.6025 USD बेचेंगे तो कितने मिलेंगे, 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो ये बेचने पे मिला, मतलब ये छोटा रेट है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई में वैसे दूसरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 1.2375 1.2934 1.29786, ये माना जाएगा 1 GBP इज इक्वल टू यूरो। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रूव दैट आर्बिट्रेज गेन्स आर नॉट पॉसिबल। पाउंड्स लेने डायरेक्ट रूट से और सेल करने क्रॉस रेट रूट से। बाय करने पाउंड्स अगेंस्ट यूरो, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास यूरो है,
स्टार्ट करते हैं 1000 यूरो से, बाय करेंगे पाउंड। जब खरीदने जाएंगे पाउंड को तो महंगा रेट लगेगा ये वाला, ये आ जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1.2965, आंसर आ जाएगा 771.3074। अब इस पाउंड को इंडायरेक्ट रूट में बेच देते हैं जो हमने यहाँ पे निकाला है इससे, सेल पाउंड इंडायरेक्ट रूट, 3074 इंटू बेचने जाएंगे छोटा रेट लगेगा ये वाला 2934, आंसर आ जाएगा 997.6089। देखो हमने स्टार्ट किया था 1000 यूरो से, एंड में बचे हमारे पास कम, तो आर्बिट्रेज डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड क्या है, सेल पाउंड्स अगेंस्ट यूरो, यूरो ठीक है। तो पाउंड सेल करने मतलब हमारे पास पाउंड है, पाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, 1000 GBP है, डायरेक्ट रूट में बेचेंगे, अगेन बेचने में छोटा रेट लगेगा 1.2950, 12950 यूरो हमारे पास आ गए। इंडायरेक्ट रूट से हम पाउंड बाय करेंगे, ये है इंडायरेक्ट रूट, ठीक है। जीबीपी में जीबीपी बाय करना है तो महंगा रेट लगेगा ये वाला, तो 997.84। स्टार्ट किया था हमने 1000 से, एंड में हमारे पास 997, सो आर्बिट्रेज डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बोरर दिया हुआ है, एक डिपॉजिटर दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ लोन है, इंटरेस्ट रेट है PLR प्लस 0.5, PLR माइनस 0.5। अब ये नहीं पता PLR दोनों अलग अलग है कि सेम है। स्ट्राइक रेट है, प्रीमियम है, इफ PLR रेट एट द एंड ऑफ 6 मंथ रीसेट पीरियड दिया हुआ है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दी हुई, क्या करना चाहते हैं, क्या किया है इन्होंने, सीधा क्वेश्चन दे दिया, स्ट्रेटजी टू बी डॉक्टर बोथ द कंपनीज टू hedge अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ हमें स्ट्राइक रेट से पता चल रहा है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में डीलिंग की हुई है उसी में सिर्फ स्ट्राइक रेट यूज होता है। उसके बाद प्रीमियम भी दिया हुआ है तो वो भी उसी का ही होता है, तो इसका तो हो गया इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। सेकंड है प्रीमियम पेड रिसीवेबल बेस्ड ऑन स्टैट्यूट टू बी adopted in one using 8% एज द रेफरेंस रेट। हमें निकालना है कि प्रीमियम पेड है या रिसीव्ड है यूजिंग 8% पर एनम। ये पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। आपको कभी रियल लाइफ में ऐसा कोई आएगा क्लाइंट कि मैंने ऑप्शन लिया है, अब बताओ मैंने प्रीमियम पे किया होगा रिसीव किया होगा। एक्चुअल में तो आपको सिनेरियो दिया होगा ना, और आपको निकालना होगा कि ऑप्शंस लेना है या बेचना है, ठीक है। आइए देखते हैं, स्ट्राइक रेट दोनों की 8% है। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैप और एक होता है फ्लोर। जैसे शेयर्स में होते हैं कॉल एंड पुट, ये होता है ऑप्शंस टू पे, ये है ऑप्शन टू रिसीव। अब देखते हैं बोरर या डिपॉजिटर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लिया होगा, या परचेज किया होगा कि सेल किया होगा। बोरर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, 8% रेफरेंस रेट दिया हुआ है। रेफरेंस रेट का मतलब होता है जिस रेट पे हमने लोन लिया था। अब बोरर ने अगर 8% पे लिया है तो उसको डर क्या होएगा कि ये इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ के 10 या 11 ना हो जाए। कम होएगा तो कोई चिंता नहीं है,
बढ़ जाएगा तो ही यहाँ पे चिंता होगी ना। तो मान लो वो बताओ वो क्या करेगा, वो क्या परचेज करेगा ताकि इन केस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए 8% पे करने की। सेम है डिपॉजिटर में आते हैं, इसका भी रेफरेंस रेट 8% ही दिया हुआ है तो मान लेंगे उसने 8% पे ही आगे डिपॉजिट कराया है। डिपॉजिटर को भी डर होएगा कि मार्केट में रेट आगे चल के कम ना हो जाए, 5 या 6% ना हो जाए जिसमें उसका नुकसान होएगा। तो डिपॉजिटर क्या करेगा, फ्लोर ऑप्शन परचेज करेगा ताकि उसके पास ऑप्शन हो 8% हमेशा रिसीव करने का। चेस फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर ये परचेज ही करेंगे, कुछ सेल करके नहीं हो सकता। देखो अगर मैं बोरर हूँ, मैं फ्लोर तो परचेज करूंगा नहीं क्योंकि वो तो ऑप्शन टू रिसीव है, उसमें मेरा कुछ होएगा नहीं। और अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ ना, तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन होएगी कि ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं। मेरा रिस्क तो तब भी अनहेज रहेगा। सेम वे डिपॉजिटर के पास है, अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन रहेगी, मेरा रिस्क तब भी अनहेज रहेगा। एक इसका थंब रूल लिख लो कि कब ऑप्शन परचेज करना होता है, कब ऑप्शन सेल करना होता है। ऑप्शन परचेज हम तब करते हैं जब हमें चाहिए हो कि एक सर्टेन लिमिट लग जाए, कि एक सर्टेन लिमिट के ऊपर मेरी ऑप्शन पेमेंट नहीं जाएगी, या एक सर्टेन लिमिट के नीचे मुझे उससे रिसीव नहीं होगा, कि कम से कम इतना तो रिसीव होगा ही होगा और पे करने के टाइम इससे ज़्यादा पे नहीं होगा। जब ऐसा केस हो तब हमने ऑप्शन परचेज करना है। ठीक है, हमें निकालना है प्रीमियम पेड रिसीवर, तो दोनों ने ऑप्शन परचेज किया तो दोनों ने प्रीमियम पे किया होगा। बोरर के लिए देख लेते हैं। 5 million इज 50 lakhs इंटू प्रीमियम है 0.4%। प्रीमियम भी लमसम दिया हुआ है, मतलब एक बारी में इकट्ठे से पूरे अमाउंट का इतना ही 0.4% दिया है, कोई इसमें एनुअल 6 मंथली का कोई चक्कर नहीं है। ये आ जाएगा 20,000, डिपॉजिट होगा 20 लाख इंटू 0.5%, ये आ जाएगा 10,000। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, गेन लॉस निकालना है बोरर के लिए। देखिए रीसेट पीरियड वाले दिन हमें इंटरेस्ट पीएलआर दिया हुआ है 10% और स्ट्राइक रेट है उसकी 8। डिफरेंस जो आएगा 2% का इंटू अमाउंट 50 lakhs इंटू, क्योंकि रीसेट पीरियड 6 मंथ का तो फिर से 6 मंथली कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 50,000। 20,000 का हमने प्रीमियम पे किया, 30,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। डिपॉजिटर के लिए भी देख लेते हैं, उसका भी अलग है 6 का, स्ट्राइक रेट उसका भी 8 है, तो 2% का इसको भी फायदा हो गया। इंटू 20 लाख टू 6/12, ये आ जाएगा 20,000। इसका प्रीमियम 10,000 का है, तो नेट 10,000 का इसको भी प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, जब उसने बोरा ने ऑप्शन लिया हुआ है 8% पे करने का और एक्चुअल मार्केट रेट 10% हो गया, तो फिर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करके 8% पे करेंगे। सेम वे डिपॉजिटर ने 8% का ऑप्शन लिया हुआ है कि मुझे 8% रिसीव करने का ऑप्शन है, तो जब मार्केट में अगर 6 हो गया तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ना कि मैं 8% रिसीव करूंगा, तो यहाँ पे इसको 2% का प्रॉफिट होगा, इधर भी 2% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं 4 का भी। नेट प्रॉफिट 84 lakh after tax 30%. High-tech product which is high brand, the product has been patented and market value fund like not recorded in the books. नेट वर्थ दी हुई है, डेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे रेट है और मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ 14%। स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडन विद द मार्केट, इसका मतलब है उसका बीटा हो गया 1। पैट दिया हुआ है हमें 84 lakhs,
टैक्स है 30%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 0.30 इज इक्वल टू 120 लैक्स। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है?
सी बाकी तो ठीक है ना, ई बी डी ए, ई बी डी ए। सबसे पहले लेंगे इसका एक्स एक्स रिटर्न जो यही वाला निकाला है, इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक दिस विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, 20 माइनस 7 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 18, 25 माइनस 7 5 by 20, 10 minus 7 to 1.5 divided by 10, 5 minus 7 divided by 25 ये आ जाएगा 0.8, 1.3, 2.25, 0.45, नेगेटिव 0.04। इसका समेशन ले लेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव, सबका टोटल लेंगे 4.35, 4.8, 4.74। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस आर एफ इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क स्क्वायर है ये। सेकेंड हम लेंगे सीधा बीटा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। यहाँ पे एक्स रिटर्न ले लेना, नीचे स्क्वायर है तो बीटा भी स्क्वायर ले लेंगे, याद रखने के लिए कर सकते हैं। ये आ जाएगा सीधा 0.1, 0.18, 0.3125, 0.225, 0.01। इसका समेशन लेंगे 0.1, 0.28, 0.5925, 0.8175, 0.8275। अब हम निकालते हैं कट ऑफ पॉइंट सी ई बी डी ए। देखिए इसका सीधा ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये ज़्यादा बड़ा है फॉर्मूले में इसलिए ऊपर आएगा। दोनों बस मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25 इंटू 0.1। डी का करेंगे 4.8, 25 इज ए मार्केट वेरिएंस, 1 प्लस 25 इंटू 0.8175, 1 प्लस 25 इंटू 0.8275। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5.714, 6.5625, 6.877, 5.976, 463। जब तक ये बढ़ता होता है वहां तक हमारी कट ऑफ पॉइंट होती है, तो ये होगी हमारी कट ऑफ पॉइंट 6.877 कट ऑफ। सिक्योरिटीज उससे पहले वाले इंक्लूड लेंगे, दैट इज CEB, CEB ये इंक्लूड होंगे इन दी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, मूड खराब हो जाता है ना ऐसे क्वेश्चन देख के, तो थोड़ा सा और मूड खराब करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन देख के मुझे एक शायर याद आ जाता है, गालिब की लिखी पंक्ति है, ये सीए कोर्स नहीं आसान आर्टिकल, बस यूँ समझ लो एक आग का दरिया और पेट्रोल से नहा कर जाना है। सर गलियों के गालिब गाना आप जैसों के लिए लिखा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का बी है। इसमें जीडीआर इशू किए हैं। टोटल फंड चाहिए 14.775 मिलियन। हर जीडीआर में 7 शेयर्स हैं। 7% डिस्काउंट है। मार्केट प्राइस है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, डिविडेंड ग्रोथ रेट है और सबसे पहले फ्लोटेशन होती हुई है। 5 का बी। फंड रिक्वायरमेंट है 14.775 मिलियन की। फ्लोटेशन कॉस्ट है 1.5%। तो देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट है 1.5%। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब एक तरह के इशू एक्सपेंसिव हो गए। तो हमें नेट अगर 14.755 चाहिए तो ये 98.5% है। इसको इसे डिवाइड कर देंगे। 14.775 डिवाइडेड बाय 0.985 इज इक्वल टू 15 मिलियन। तो इशू हमें 15 मिलियन का निकालना पड़ेगा। उसमें से 1.5% फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो गए, 14.775 मिलियन बचेगा। मार्केट प्राइस हमें दी हुई है 500 शेयर्स की और डिस्काउंट है उस पर 7% का। डिस्काउंट करके आ गया 465। देखिए नंबर ऑफ जीडीएस निकालना है। हमें चाहिए 15 मिलियन। एक्सचेंज रेट भी हमें दिया हुआ है 81.3750। इतना पैसा रुपीज़ में हमें चाहिए और एक जीडीआर में कितना है 465 उसके प्राइस और उसमें 7 शेयर्स है। तो ये आ गया हमारा 3,75,000 जीडीएस टू इशू। ये टोटल पैसा जो हमें चाहिए इन रुपीज़, ये एक जीडीआर का पैसा है। अब हमें निकालना है उसमें कॉस्ट ऑफ जीडीआर टू दी कंपनी। ये एक तरह का वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। इसका सीधा फॉर्मूला निकालेंगे ना। मार्केट प्राइस का होता है D1/KE माइनस G। डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये हमारे पास दिया 465। डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड हमें दिया 15। डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पर निकलेगा। ये हमने निकाली है। ग्रोथ भी दी हुई है 10। इसको सॉल्व करेंगे कि E माइनस 0.10 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 465। ये आ जाएगा 0.0322। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई हमारी 13.22%। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड वाला। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन एक भी इजी क्वेश्चन नहीं डालना, उसमें भी पॉइंट अच्छे खासे। ठीक है। म्यूचुअल फंड ने अपना लॉन्च किया है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर यूनिट। द फंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 180 लाख यूनिट्स। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट था विच एग्रीड टू अंडरराइट द एंटायर इशू ऑफ 2 लाख यूनिट्स। जब अंडरराइटिंग कमीशन था और अगर पब्लिक से जितना कम इशू होता है तो अंडरराइटर कमीशन जो होते हैं उतना वो इशू करते हैं। Underwriting agreement was in place with Griffin Securities Limited, which agreed to underwrite the entire issue of 200 lakh units. तो सब्सक्रिप्शन 180 लाख के हुए हैं, मतलब बाकी के 20 लाख अंडरराइटर ने इशू किए हैं। कमीशन है 2%। वो कमीशन पूरे 200 लाख मिलेंगे। फंड में लगाया 1780। मार्केटिंग एक्सपेंस 25 lakhs। Securities 250 was sold for 280. Subsequently purchased new securities. Regulated by SEBI, cannot exceed 0.5%. Actual management expenses of 5.5 lakh, of which 5,000 was outstanding at the year end. डिविडेंड मिला 5 लाख का। 40,000 बचे एट टू बी डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ द लैंड ओनली। मार्केट वैल्यू दी हुई है एट द एंड। ऐसे क्वेश्चन को पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। देखो रिसीव्ड हुआ फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन 2000 लैक्स लेस उनकी कमीशन होगी अंडरराइटर्स की 2%, which is 40 1960 लैक्स। ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये 1960 1780 हमने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद 25 के वो होते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस।
280 की हमने सिक्योरिटीज बेच दी हैं, उसका 265 की दोबारा से परचेज कर ली है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 5 के, डिविडेंड 5 लाख का है जिसमें 40,000 येट टू बी कलेक्टेड, तो 4.6 ये आ गया। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का पॉइंट देख लो, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड। एक तो फंड्स इन्वेस्टेड है, मार्केट वैल्यू नहीं है। फंड्स इन्वेस्टेड हमारे 1780 हैं, क्लोजिंग में हो गया 1795, दोनों का एवरेज 1787.5, इसका 0.5% लोगे ये आता है 8.93। ठीक है, उससे कम ही है, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो, डिविडेंड 5 लाख का है, रिसीव हुआ है 4.6 का। जब उन्होंने कहा कि 80% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो किसका लेंगे, 5 का कि 4.6 का? वो हम 5 का लेंगे, क्योंकि वो हमने रियलाइज तो कर लिया, जस्ट कलेक्ट नहीं किया है, तो उसे उन्होंने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम पे उसे ले लेंगे। देखिए 30 का कैपिटल एप्रिसिएशन है, 5 का डिविडेंड हो गया 35, इसका 80% निकाल लेंगे, या था 28, तो लेस हो जाएगा 28, कैश आ जाएगा मतलब बैलेंस 141.60, ये हमारा कैश आ गया। अब NAV है, हम निकाल लेंगे, लास्ट में नहीं है, कैश है, डिविडेंड जो है रिसीवेबल, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड पेएबल, और साथ में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2150.50, 95.60 divided by number of units 200, 11.478, ये आ गई हमारी क्लोजिंग NAV। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का C। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 500 lakhs है विदाउट द अबेंडनमेंट ऑप्शन। ठीक है, it is estimated that favorable conditions remain, present value shall increase by 20%, if war continues present value shall reduce by 30%। अगर 30% रिड्यूस होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है उसे डिस्पोज ऑफ करने का एट 450 lakhs। रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन, सिंपल है। ये सॉरी 6 का भी गया, 500 लाख आ जाए, साल बाद 20% इंक्रीज होकर 600 की हो जाएगी, ये 30% रिड्यूस होकर 350 की हो जाएगी। डिस्पोजल ऑप्शन है, जब 600 होगा तो डिस्पोज करेंगे नहीं, यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं 450 का, तो यहाँ पे 100 का हमारे साथ पे ऑफ आ जाएगा। रिस्क न्यूट्रल मेथड है, देखिए रिस्क न्यूट्रल मेथड का क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, तो इन दी एंड हम सिर्फ जो रिस्क फ्री रिटर्न है ना उतना ही कमा सकते हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे 8% ही कमाएगा। ये मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होगी कि एट द एंड ऑफ द डे आप रिस्क फ्री रिटर्न जितना ही कमाओगे। मान लीजिए 20% इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P, और जब 30% डिक्रीज होएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.70, उसकी प्रोबेबिलिटी बचेगी 1 माइनस P, रिस्क फ्री रिटर्न 1.08। ये हम साल बाद वैल्यू निकाला है ना, 20% इंक्रीज होएगा तो 1.2 हो गया, इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यूम कर ली। 30% इंक्रीज होएगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी बची 1 माइनस P, वो ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप रिस्क फ्री रिटर्न ही कमाओगे। P की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.70 माइनस 0.70 P 1.08, ये आ गया 0.50 P 0.38,
ये आ गया 0.38 डिवाइडेड बाई 0.50 0.76। ये हमने इसके साथ एसोसिएट की थी 1.20 के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब यही रहेगी, इन दोनों का पे ऑफ निकाल लेंगे। 0.076 प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 20% इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब अबेंडमेंट ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब इंक्रीज होएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, जब वो डिक्रीज होएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.24 और तब हम कहेंगे 100। ये है 0 प्लस 24 CR वैल्यू ऑफ अबेंडमेंट ऑप्शन है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जिसके डेटा हमें दिया ही हुआ है, तो 22.22 ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो गया। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।